अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। दुनिया को इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज का सामना है और वो है मौसमियाती तब्दीली। ये चैलेंज आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है और इसे कैसे निपटा जाएगा, इसी हवाले से दुनिया भर के बड़े बड़ों ने बाकू में सर जोड़े। दूसरी तरफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए सोचो विचार शुरू कर दी है। अब ये लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी जाएगी, क्या वो नवंबर में दी जाएगी या हमें मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा, इस पर भी बात की जाएगी। और दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के गेस्ट हैं इस वक्त असलम गौरी साहब, JUI फे के तर्जुमान हैं। असलम साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। असलम साहब, इस वक्त मौलाना फजल रहमान भी लंदन में हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं। कोई नया प्लान बन रहा है? क्योंकि लंदन प्लान के तो पहले भी काफी चर्चे होते रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब तो 7-8 साल से लंदन गए नहीं थे। वहाँ पर साथियों का असरार था कि आप तशरीफ लाएं, और यहाँ पर भी आपको पता है पिछले 2-2.5 महीने हमने जिस तरह से गुजारे, तो बड़े ज्यादा उनके ऊपर लोड भी था और बड़ा रातों को भी जागते रहे हम लोग। अच्छा। तो फिर साथियों के असरार से वो लंदन गए हैं। तो गए तो सिर्फ अपने जाती दौरे पे हैं, और जमात के लोग भी वहाँ, हमारी तंजीमें भी हैं, उनसे भी मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं। तो इत्तफाक मियाँ साहब भी इन दिनों में वहाँ हैं। मियाँ साहब तो यहाँ भी वो मुलाकात कर लेते हैं, कुछ छुपा के बात करने वाली बात तो नहीं है। और एजेंडे पे तो मियाँ साहब से मुलाकात नहीं है, और अब वहाँ गए हैं, हो सकता है मुलाकात उनकी हो भी जाए। और अच्छा। लेकिन इस तरह का कोई प्लान या कोई ऐसी चीज वहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर ये होती तो यही कर लेते। यहाँ तो हम आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं मियाँ साहब से, वो भी हमारे पास आ जाते हैं, हम भी उनके पास चले जाते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। सही। अच्छा, आप ये बताएं, कोई अब जो नून लीग से शिकवे थे वो दूर हो गए हैं? ये जब 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मुलाकातें भी हुई हैं मौलाना की, नवाज शरीफ साहब से भी हुई, जरदारी साहब से भी हुई, बाकी तो फिर बहुत ज़्यादा मुलाकातें, बहुत मेहमानदारी की मौलाना ने, बड़ा दिल खोल के बड़ी हिम्मत की है उन्होंने। तो शिकवे भी हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी इतलात क्या हैं? अब ठीक है, उन्होंने यहाँ तक हमारे साथ रहे, और आपको याद होगा जिस वक्त सेनेट का इजलास शुरू हो गया था उस वक्त तक हमारे पास मौलाना साहब के घर पे थे जी। और वो उस वक्त प्रेस कास्ट भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से कोई गिला नहीं है और ये तरबीब में है, लेकिन ये कि वो अब बाद में उन्होंने, मेरा ख्याल उनके कायद से अपने से मिले हैं, तो उनकी जो नई इंस्ट्रक्शन आई उसके मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। वरना ये सारा कुछ जो कुछ हमने फाइनल किया उसमें जनाब बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, सलमान अकरम राजा भी शामिल थे, और जनाब हामिद रजा भी शामिल थे, मोहतरम असद कैसर भी थे, जनाब हामिद खां एडवोकेट भी शामिल थे। ये तो माशाल्लाह वकला की एक बड़ी टीम थी, और इनके पूरे मशवरे के साथ हमने सारा कुछ किया। पर हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग ने या हुकूमत ने, जो खुसूसन इसमें अगर मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी बात करूँ तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया। तो इस हमारी मिल के हम सब ने कंसेंसस ये किया। लेकिन गिला स्टार्ट हो जाता है जब उसके 4 दिन 5 दिन बाद एक नया सिलसिला आ जाता है, और आर्मी एक्ट में आप तरमीम करते हैं और हमें एतमाद भी नहीं लेते, हमें पूछते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते, तो वहां से फिर हुकूमत से हमारे गिले शिकवे दोबारा शुरू हो गए। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो हैं शायद, अब वहाँ अगर मुलाकात हो जाए अच्छी बात है, सियासतदानों की मुलाकातें होनी भी चाहिए। ये तो अब PTI ने या इमरान खान साहब की वजह से कोई इसमें तत्तुल आया है या कोई रवायात बदली हैं, इसमें कोई अब हम और कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। अगर हो भी जाती है मुलाकात, मेरा ख्याल है उसको आप ओपनली करेंगे, कोई खुफिया तो मुलाकात वो होगी भी नहीं। अगर होगी तो आप खासतौर पे हमें बता देंगे। नहीं, खुफिया नहीं, बल्कि हमारे दरमियान में ऐसे ताल्लुक है कि मौलाना साहब अक्सर कहते हैं कि मुझे जाती उम्रा जाने के लिए मियाँ साहब से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, या टाइप पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता होना चाहिए घर में है, चले चल के मिलते हैं। तो एक ताल्लुक है, वो अपनी जगह है। और यहाँ भी मिले थे मौलाना, मेरे ख्याल सलमान गिलानी साहब के घर मुलाकात हुई थी। जी जी जी, मैं था उसमें। तो बहरहाल ये सारी चीजें चलती हैं सियासतदानों में, तो ये पहले से रहा है। हम लोग बड़े वफादार किस्म के लोग हैं, हम अपोजिशन भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ, अपने अपने दलाइल के साथ और अपनी दलील के साथ हम सियासत करते हैं, जातियाती सियासत नहीं करते। और मियाँ साहब हो, जरदारी साहब हो, उनको हम उसी नुक्ता नजर से देखते हैं, कोई सियासी जमात है और उनसे उसी तरह बात होती है।
और मैं नहीं समझता कि अगर वहाँ मुलाकात का कोई शेड्यूल बन जाए तो उसमें कोई ऐसी बात अनहोनी नहीं होगी। अगर वो वापस आते हैं, पहले से शेड्यूल नहीं है। और ये सब अगर आते हैं वापस, चूंकि स्पेकुलेशन तो है कि उनकी इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्को है, कोई है इसमें सदाकत? नहीं, इस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई। देखिए, इस पे कोई बात नहीं हुई, ना हमारे यहाँ इस पे कोई गौर व खौज हो रहा है। हाँ। देखिए, जो लोग हमसे मिलते हैं वो इमरान खान की टीम है और उनकी तय करदा टीम है जी, लेकिन बस वो फिर जाते हैं ना। नाम लिए है, जिन हजरात को मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे उन्हीं लीडर है, उनके रहनुमा हैं जी, अपोजिशन लीडर है, दोनों अपोजिशन लीडर आते रहे हैं, और इसी तरह सेनेट के और कौमी असम्बली के, और इसी तरह ये आपके सेक्रेटरी जनरल और पार्टी सरबराह चेयरमैन, तो ये उन्हीं के नामजद कर रहे हैं ना। हमारे पास ये आते हैं, इनफ है, हमारी इनकी बातचीत होती है। अब ये अपने पार्टी कायद से किस तरह अप्रूवल लेते हैं, क्या करते हैं, ये इनका मसला है। मेरा ख्याल इतनी जरूरत नहीं है कि हम उनसे मुलाकात खान साहब से की जाए, और यहाँ इनसे मुलाकात जो है वो इनफ है हमारे पास। कोई कामरान मुर्तजा साहब मिल सकते हैं? नहीं, ये मेरा ख्याल ये किसी की जाती ख्वाहिश पे ये सब कुछ हुआ था। अच्छा। कामरान साहब को हमने कोई साथ नहीं दिया, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज फिलहाल आज तक की डेट में कोई ऐसी नहीं है। बाकी सियासत में आने वाले कल के बारे में ना आप कुछ कह सकते हैं, कुछ ना मैं नहीं कुछ कह कह सकते। सकता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपका अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सही साहब, इस वक्त कॉप का 29वां इजलास हो रहा है बाकू में, जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। बड़े बड़े बैठे हुए हैं दुनिया भर के। सही साहब, एजेंडा क्या है उनका? एजेंडा, वैसे उनका तो एजेंडा है ही मौसमियाती तब्दीली, लेकिन इस बार उन्होंने खास तौर पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, उसका जो यानी जीयर जो है वो इस मौजू पे वो कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइनेंस चाहिए, और जहां पर जितना चाहिए उनको देना है, क्योंकि पहले भी वादे वईद हुए हैं, मिलते नहीं रहे, यकीन दहानियां होती रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक जो बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो फिर करते हैं सारा। चूँकि क्लाइमेट चेंज तो एक मुश्तरक इशू है ना, मुश्तरका है, वो किसी की जागीर नहीं है। हवा, फिजा, मौसम और जनाब ज़मीन से ऊपर की कई चीज़ों, सेटेलाइट तक तो कुछ लोगों के कब्जे हैं, लेकिन बाकी तो सबका एक मुश्तरक मसला है, कॉमन, यानी ये एक इशू है पूरी दुनिया का। यहाँ पर भी कुछ सियासत हो रही है। वो सियासत अभी इसलिए हुई है कि अमेरिका में एक चेंज आया है इलेक्शन के नतीजे में। जनाब वहाँ के पॉपुलर लीडर भी जीत के आ गए हैं, और पता नहीं वो फार्म 47 की तरह वहाँ रोका भी नहीं जा सका, जो एक आम तौर पे बात होती है। वो अब चूंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया, उनका जनवरी में ये इंतकाल इक्तदार होगा, तो इस वजह से वो नहीं है। लेकिन बाइडेन हो या बाइडेन की तरफ से नायब सदर जो इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार थी, कमला हैरिस, वो होती, वो भी नहीं है। तो एक तो यहाँ इस वजह से ये मसला है कि जाने वालों को यह है कि अब आने वाले देखेंगे, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी मुख्तलिफ थी। ट्रंप आए, ट्रंप ने मौसमियाती हवाले से जो पेरिस का 2015 का जो मौसमियाती मुआहदा था, 16 में आके ट्रंप साहब ने उससे इनकार कर दिया था जी। उससे फिर गए थे, फिर वो 20 तक वो रहे। 20 के बाद जैसे बाइडेन आते हैं, तो बाइडेन ने आके फिर वही बहाल कर दिया। यानी ये इस पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे भी ग्रुपिंग है और पसंद ना पसंद है, और पार्टीज कौन सी जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स से निकल के जो प्लान है ना इस कॉप का भी, कि हम साफ तवानाई की तरफ आएं और उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमरीकी नई क़यादत जो आ रही है और सदारत ट्रंप के हवाले आ रही है, वो तो पहले ही इन सब क्लाइमेट फ्रेंडली इकदामात के खिलाफ हैं, तो फिर जो अब इस वक्त कॉप की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो फिर उनके साथ कैसे प्लानिंग होगी? ट्रंप की प्लानिंग नहीं हो रही ना। अभी मैं यही कह रहा हूं कि इसमें चीन की लीडरशिप भी नहीं है, इंडिया की भी नहीं है, रूस की भी मेरी जो मुझे याद पड़ रहा है, ब्राजील की नहीं है, जर्मनी की नहीं है, बरतानिया के नहीं है। ये जो 197 ममालिक पे ये मुश्तमिल है, तो इसमें 100 से ज्यादा कोई कंट्री हेड्स आए हैं या उनके नुमाइंदे आए हैं। तो इसमें भी ग्रुपिंग है, और खास तौर पे
जो अमेरिका में तब्दीली आई है ये उस वजह से कुछ गुमगू का शिकार हैं। अगर यहाँ पर कॉप ने तो रहना है और उसका तो 29वां इजलास है और इतने सालों से वो हर साल ये काम कर भी रहे हैं। वो अगली बात है कि फिर अब उनकी कारकर्दगी या इस हवाले से उनकी यकीन दहानियां और उनको जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको जो फंडिंग करनी होती है ताकि वो भी कंट्रोल करें, तो दुनिया में बाकी ममालिक की तरह ये जो भी इसका बायस बन रही हैं, गैसेस हैं, जो धुआं है, जो फ्यूल जिस तरह का उसकी क्वालिटी बेहतर करें और दीगर जो बहुत सारी वजूहत हैं इस स्मोक की भी। और क्लाइमेट चेंज में संगीन मसले से कैसे निपटा जाएगा जो इस वक्त दुनिया भर का मसला बन चुका है? एक तो स्पेस पैदा हो रही है ट्रंप के आने से कि कॉप को जो है ना वो चीन लीड कर सकता है। अच्छा, जो अभी की पॉलिसी है इनकी उसमें तो फिर चीन है, रूस है, वो तो साथ ही हैं क्योंकि ये तो एक वैसे भी एक दुनिया में ही एक ब्लॉक्स अलग लगे हैं और ग्रुपिंग है। बिल्कुल। तो ये इशू मैंने इसीलिए सबसे पहले ये बात की कि ये किसी की कोई जागीर नहीं है, इसमें किसी का कोई ब्लॉक नहीं है, ये सारी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है। और खास तौर पे वो जो तरक्की पजीर ममालिक हमारे जैसे गरीब मकरूज मुल्क जो हैं उनको ज्यादा फेस करना पड़ रहा है कि यहाँ सांस लेना भी दूभर हो चुका है और जीना भी जो है ना मैं कहता हूँ मुश्किल हो गया है। ये और तो आप भी क्या समझते हैं कि बाकू में इसका कोई प्लान बनेगा या फिर वहां सिर्फ सैर सपाटे करके वापस आ बाकू एक खूबसूरत जगह है और वहाँ घूमने घुमाने के लिए वो बड़ी पुरफजा मकाम है, आजरबाईजान का वो कैपिटल है, तो घूमेंगे भी, वो देखेंगे कि यहाँ कैसा क्लाइमेट है। और यहाँ पर खास तौर पे पाकिस्तानी जो हमारी क़यादत गई हुई है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उनको भी देखना होगा कि जिस तरह बाकी एक ग्रुप हमारा जनेवा में स्विट्जरलैंड की जनाब ठंडी हवाएं और पुरफजा मकाम जो है वो देख रहे हैं और ये हमारी बाकी जो क़यादत रह गई थी वो बाकू हैं, वो वहां भी देखेंगे, चंद दिन की एनर्जी इकट्ठी करके ले आएंगे। वैसे भी उतनी देर अवाम यहाँ पर क्या करेगी, पाकिस्तान में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? साहिब साहब आप स्मोक देखें इस वक्त कितनी ज्यादा हो चुकी है, सिर्फ स्कूल्स बंद करना, एजुकेशन सेक्टर बंद करना, सिर्फ यही हल रह गया है हमारे लिए और बाकी जो हमारी क़यादत है, हमारी गवर्नमेंट है, वो कोई स्विट्जरलैंड जा रही है और कोई बाकू जा रही है। दुनिया भर की तरह और कॉप की तरह पाकिस्तान में भी यही है कि इसको स्मोक को शुरू हुए कोई 10 साल तकरीबन होने वाले, बिल्कुल ऑलमोस्ट 8-10 साल का ये नया एक मौसम नया बन गया है, नया एक 5वां मौसम ये बन गया है, एक स्मोक का भी मौसम है। और वो हमने देखा है ये 8-10 साल से पहले इस कदर नहीं थी और इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी खतरनाक अब है। तो यहाँ पर इतने सालों में जो अभी तक देखा है, एक तो हम कुदरत की तरफ देखते हैं कि वो बाराने रहमत नाजिल फरमा दे, एक तो वो हमें आसान तरीन हाल है और वो आनी होती है बारिश, उसके बाद ही हमें कुछ सुकून मिलता है। उससे पहले जितनी बातें हैं सारी तकरीरें हैं, सारे मंसूबे हैं और साथ इल्जाम तराशी है कि हमें जो है ना स्मोक डिप्लोमेसी करनी चाहिए। अच्छा जी, अब चूंकि बात आ गई है तो भाई स्मोक डिप्लोमेसी करनी थी तो वो क्यों नहीं की है? आप जाने से पहले ये खत लिख के चले जाते जनाब उधर इंडिया के पंजाब में उसके वजीर आला को लिख के चले जाते, नरेंद्र मोदी को लिख के चले जाते, ताकि ये इसका आगाज हो जाता। समझ तो आती कि हाँ कोशिश की है कि जी वहाँ की हवाएं जो है ना वो इधर आ रही हैं और वहाँ का जो स्मोक है वो सारा का सारा धुआं यहाँ आ रहा है, तो हमें इस वजह से ज्यादा इसका सामना करना पड़ा है। पहले तक तो ये ठीक था कि लाहौर चूंकि करीब पड़ रहा है तो लाहौर तक की एक समझ आ रही, अब हवाएं चारों तरफ फैल गई हैं, वो इंडिया की इतनी हवा सारी हमारी तरफ की आ गई है, लोधरा तक चली गई है, वो मुल्तान तक चली गई है, वो इस्लामाबाद और पेशावर तक चली गई, यूं यानी हवाएं फैल रही हैं कि वो चारों तरफ बोलेगा नहीं। एक हद तक की बात थी और वो उसमें एक फैक्टर है, बाकी जो मेन फैक्टर्स हैं जिनमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जिन पर अब एक्शन हो गया अगर कि आज सीटीओ ने उसके आदादोशुमार जारी किए हैं जनाब, वो सैकड़ों गाड़ियां चेक हुई हैं और अभी धुआं छोड़ने वाली भी हजारों मोटरसाइकिलों को, हजारों
को रोका, बंद बिल्कुल। किया, फाइन किया, ये वो जो भी फिर यहाँ पे में क्या होते हैं मारूफ से हथकंडे वो वाले किए जा रहे हैं, और वो 2-3 दिन के बाद मतलब बकायदा कोई हल नहीं निकाला गया ये अभी तक। कोई हल अगर निकला होता तो ये जो स्मोग होती है बाकी जगहों पे भी होती है तो इस कदर ना होती कि हम टॉप पे रहे। हमने अब जो ना, पहले तो था ना कि कभी जनाब कराची सबसे पोल्यूटेड सिटी हो जाता था, कभी लाहौर, कभी दिल्ली हो जाता था, है तो वैसे इसी खित्ते को ये एजाज हासिल, लेकिन अब हम ही इसको टॉप पोजीशन हासिल कर रहे हैं जनाब। कभी मुल्तान, कभी लोधरा, कभी पिशावर, कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बता रहा है जी। हत्ता कि एक बड़ी हैरानकुन बात ये है कि इतना गंदा है हमारा ये सारा लाहौर और ये वाला इलाका कि सैटेलाइट से ये अब नजर ही नहीं आ रहा कि कोई नीचे शहर है, वो धुआं ही धुआं है। वो फोटो लेते हैं तो नीचे लगता है कोई आबादी नहीं, और मुझे लगता है अल्लाह ना करे कि यही सिलसिला रहा तो आबादी रह भी नहीं जाएगी। तो ये देखें, ये इक़दामात यहाँ अगर उठाए होते और ये फैसले हुए होते जो सुनाए गए हैं कि जी जिग जैग पे पट्टे भी कर दिए, और जो फैक्ट्रीज हैं उनके जो जहरीले गैसेज हैं उनको तहलील करने के लिए जनाब ये टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। 10 साल में साहब कोई ऐसा सॉलिड इकदाम तो हमें नजर नहीं आया। हाँ, अगर हुआ होता तो फिर ये ना होता। तो अब देखें, इसकी हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे, क्योंकि ये मौजू नहीं है कि इसके बाद बीमारियां कितनी पैदा हो रही हैं। ये काफी लंबा टॉपिक है, ये बड़ी ये मौजू है, इस पे पूरा प्रोग्राम अगला भी कभी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। चले नाज़रीन, इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कॉप के 29वें इजलास की, जिसमें दुनिया भर की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान में स्मोक के हवाले से बात की जा रही थी कि इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है इमरान खान साहब। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तहरीक के लिए खुद कॉल देने का फैसला कर दिया है। साहब, ये फैसला कुन तहरीक की तारीख कब दी जाएगी? ये वैसे जिस तरह मशहूर था ना कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, इस फैसला कुन को भी फैसला कुन नहीं कह रहे वो कह रहे हैं कोई फैसला कुन कॉल नहीं है। अच्छा। ये जब स्वाबी में जलसा था ना तो सारे जब ये कह रहे थे कि ये आखिरी कॉल हो गई, भाई आखिरी, अल्लाह रहम करे, आपकी जिंदगी की आखिरी है। सियासी जद्दोजहद में कोई चीज आखिरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी तहरीकें शुरू होती हैं, वो कामयाब नाकाम। आखिरी का मतलब क्या? तो आखिरी का उन्होंने मतलब ये है ये कहा है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाजों तक मामला ले आए हैं ना, मुझे ये लगता है कि अगली ये जो कॉल आनी है, ये अगला जो जलसा होना है, तो उन्होंने कब्रों तक पहुंचाने की बात करनी है। अभी उन्होंने कहा कि ये ऐसी फैसला कौन तहरीक होगी, अभी मैं अली अमीन गंडापुर की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ऐसी फैसला कुन होगी कि मुझे लगता है वो ये फैसला कर लेंगे कि विकेट के किस तरफ खेलना है। अच्छा, एक तो वो ये फैसला हो जाएगा अली अमीन गंडापुर का। दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सी तहरीकें हैं कि जिसमें जनाब घर भी नहीं लौटना। अच्छा। ओ भाई, को दुनिया में रह रहे हैं, जन्नत में नहीं है आप उसके मुताबिक जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक और ना आपने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है, आपने गायब रहना है। हाँ जी, ये मतलब है, ये मतलब है, ठीक है, कि हमने घर भी नहीं जाना। अच्छा। क्योंकि वो जाते नहीं है ना, तो वो बाकी कारकुनान को भी यही कह रहे हैं कि आप भी कहीं बैठ उठ जाएं किसी इदारे में, किसी के घर बैठ उठ जाएं, गपशप करें मुज़ाकरात के नाम पे, फिर बहरहाल जो भी होना होता है। ये कोई बात है कि जी आप लोगों को कह रहे हैं कि हम घर नहीं वापस लौटेंगे और हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि जनाब हम घर अगर वापस ना आए तो हमारे घर वाले हमें जो है ना हमारे जनाजे पढ़ लें। भाई आप कहें हमें दफन करें, तलाश करें, हमारी लाश कहाँ होगी, ये बात करें ना, चूंकि ये हकीकत भी है तो गैर हकीकी ना बातें करें। खैर अजराए तफन्नन मैं ये बात कर रहा हूँ, चूंकि वो बातें जो करते हैं उस पर हंसी बहुत आती है, बड़ा मतलब लोग, मैं तो हैरान हूँ, प्रोग्राम में बड़ा संजीदा होकर ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे लतीफे छोड़ते हैं कि वो इनके लतीफे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और वो इमरान खान का कंधा और उनका नाम चूंकि इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं उनको सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं और जो एक दूसरे को वो लान तान कर रहे हैं, और वहां पर जिस तरह की ग्रुपिंग हुई है उसका हर तकरीर में भी लोग हवाला देते हैं, और ये इतनी
पीटीआई असल में सोशल मीडिया पर ही खड़ी है। ये एक बड़ा मसला है कि ये एक वाहिद ऐसी तहरीक होगी जो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के बात नहीं करती, बाद में फैसला कर लेती है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, और फिर छुपते छुपाते रहते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कौन कहाँ चला गया, कई कई दिन कोई नज़र भी नहीं आता, कोई किसी को बाहर भिजवा दिया जाता, वो खुद चले जाते हैं ताकि 4-5 दिन 6 दिन, ये जैसे पिछला डी चौक वाला था, असद कैसर भी पाकिस्तान में नहीं थे भाई, वो एक ही तो रहनुमा है सियासी तौर पे, सियासी बाकी तो सारे वकील हैं उसमें पीटीआई में इस वक्त। तो ये अभी जो है ना कॉल आनी है या नहीं आनी, फैसला इमरान खान ने ही करना है, पहले भी उन्होंने ही किए थे। मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख ले। अच्छा, इमरान खान की फिर कॉल से पहले क्या तैयारियां की जा रही हैं पीटीआई के अंदर, या इमरान खान क्या तैयारी कर रहे हैं? और इमरान खान या पीटीआई कॉल के बाद क्या करेगी? हाँ, कॉल के बाद क्या करेगी? ना पहले कुछ हो रहा है, अच्छा। और ना बाद में कुछ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हवाई बातें हैं, हवा में तहरीकें नहीं चलती। वो ज़ाहिर उन्होंने कहा है, जो इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू है ना सहाफ़ियों से की है, जो आज रिपोर्ट हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये तैयारी कर लें, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारी जो टीमें हैं ज़िलों में, तहसीलों में, इलाकाई सतह पे, वो ग्राउंड पे काम कर लें। यही उनके अल्फाज थे कि वो उस हिसाब से तैयारी कर लें। किस हिसाब से? कि वापस घर नहीं जाना। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप कोई 1 दिन 2 दिन यही कह सकते हैं ना, हफ्ता कह सकते हैं, 2 हफ्ते कह सकते हैं। जमात इस्लामी ने बाद में एक इतना बड़ा जो अवामी इशू पे बात करें, ये तो अवामी इशू पे नहीं बोलते, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दें, बाकी भी जितने हैं ना बैठे हुए, चूंकि वो सारे पीटीआई के नाम पे बेचारे अपनी जो भी गलतियां हैं या सजाएं भुगत रहे हैं, उनका तो नाम भी कोई नहीं लेता। कभी सेनेटर एजाज चौधरी का नाम सुना है आपने कभी भी, या किसी भी पीटीआई के रहनुमा के मुंह से? मुझे बताएं, वो यास्मीन राशिद का कितनी देर होगी किसी ने नाम लिया है? नहीं लिया। मैं तनकीद नहीं खाली कर रहा। मियां महमूद रशीद का किसी ने कोई ट्वीट किया है कि मियां साहब का क्या हाल है, मियां साहब को पूछें मियां महमूद रशीद किस हाल में है जी। और बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे, मियां असलम इकबाल जो बहुत बड़े यहाँ पर उन्होंने स्कंधा दिया था पीटीआई को एक ऐसे वक्त में, उनका पता भी नहीं है वैसे, और कोई किसी ने कभी उसका नाम नहीं लिया। आ जाके बस जो सोशल मीडिया पे आ जाता है, वो मुराद सईद हों चाहे वो जहां भी हों, तो वो इसलिए डिस्कस होते हैं, और बाकी आप देखें कुछ लोग बाहर चले गए हैं। तो ये काम, ये अवामी इशू पे अगर निकलेंगे तो फिर तो समझ आती है कि मैं जमात इस्लामी की बात, वो 14 दिन उन्होंने धरना दिया, एक काज के लिए समझ आती थी। एक माजी में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा तारीखी धरना दिया है जो 126 दिन पे मुश्तमिल था जी। वो धरना की समझ आती थी, क्यों? क्योंकि अभी इख्तदार में आए नहीं थे, इनके कुछ ज़ाहिर लोगों ने नहीं देखे थे, जो भी इनसे उम्मीदें थी, हम मेरे समेत, मैं तो खुद 2012 में मैं तो खुद गया कि इमरान खान जलसा कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान, तो एक बड़ी हाइप थी, और बड़ा हम आइडियलाइज करते थे कि हमारे एक चलो एक क्रिकेटर हैं, एक फेम है उनकी, तो वो भी सियासत में आए हैं, तो वो लॉन्च हो रहे हैं बाकायदा। तैयारी कैसे करेगी जब उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से? एक लॉन्च हो रहे हैं, हमारी मुहिब्बे वतन एजेंसी जो हैं वो अपने कंधों पर लाके लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है कि लॉन्च हो रहे हैं तो अच्छा ही कोई फैसला होगा। हाँ। बहरहाल वो फिर जब भी 2018 में आए तो वो लगा कि ना वो लॉन्चिंग पैड ठीक था, ना उनकी लॉन्च ठीक हो सकी है, ना जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है वो भी ठीक नहीं थी, तो ये इशू आ गए थे। भाई साहब, अब तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च करना चाह रही है तो वो कैसे करेगी जब उनको इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा? आज भी पीटीआई के लीडर मिलने गए, उनकी गिरफ्तारियां की गई। अब क्यों रोक टोक की जा रही है? आईनी तरमीम भी आ गई है, कानून साजी भी हो गई है, फिर भी अभी रोका जा रहा है? नहीं, रोकने का कोई वजह नहीं है, और कोई ऐसी मेरा ख्याल है कोई गिरफ्तारियां भी किसी वजह से अभी तक चीजें सामने नहीं आई, और ना ही गिरफ्तारियां अब होनी चाहिए। वो सारा काम हो गया जिस दौरान हम कहते थे कि मुल्क के वसी तरह मफाद में ये एहतजाज ना करें, बाहर की शख्सियात आई हुई हैं, बाहर के ममालिक के सरबराहान आए हुए हैं। वो कौन सी थी वो, मुझे तो भूल गई, जो पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है,
समिट हुई है, ठीक है। अच्छा वो भी होगी, फिर कानून साजी भी होगी, तो मिलने देना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम, मलेशियन वजीर आजम आए थे। अब वजीर आजम भी आए थे मलेशिया के, तो ठीक है ना, वो हो गया। हाँ। अब क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये इस पे फिर ये कुछ इधर से गैर जरूरी कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की हरकत करके। फैसले कहाँ से किए जा रहे हैं सर साहब? पैमरा ने तो अपनी रिपोर्ट में जमा करवा दिए कि हमने नहीं मना किया इमरान खान की तस्वीर शाया ना करें आप। हाँ। लेकिन फिर भी उनकी तस्वीर को बैन किया जाता है, क्यों? यहाँ इमरान खान का हम नाम नहीं लेते क्या? जी लेते हैं बिल्कुल। जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप हैं प्रोग्राम एंकर जनाब, तो हमेशा ही लिया है, किसी ने मना तो किया नहीं, किसी ने कोई खुद से नहीं लिया, खुद से लेना छोड़ दिया है। अच्छा। और कहीं कोई कॉल्स वगैरह की हद तक कोई किसी ने कोई मशवरा दे दिया है जिसको हुक्म ही समझ लिया गया, जिन्होंने किया है उन्होंने किया। हम तो इमरान खान का नाम ले रहे हैं और हर प्रोग्राम में नाम लेते हैं, कोई कभी भी हमें तो किसी ने नहीं रोका। तो पता नहीं किन्होंने रोका है, किसको रोका है, कौन से ऐसे ब्लॉक एंकर्स हैं और इतने बड़े जगहों पे जहां पे वो कहां से उनको हिदायत आ जाती हैं। तो तस्वीरें भी शाया की जाती हैं। वो उनके अपने भी फिर राब्ते होंगे ना, वो इस वजह से नहीं नाम लेते होंगे, वरना ये मीडिया पे बैठे हैं ना, हम बात कर रहे हैं और पूरी तरह बाकी भी बात करते हैं, कहीं पे किसी जगह पे किसी ने रोका भी नहीं है। भाई खुद से शाह से ज्यादा शाह के वफादार जब बनेंगे, जब आप लोगों से खुद ही राब्ते रखेंगे और एक खामखा के लोगों की सिर्फ आरा को फैसला कह देंगे, राय जो ओपिनियन होती है, तो फिर वो तो पैमरा ने सीधी बात की है कि हमने तो नहीं कहा। हाँ। भाई उन्होंने कहा भी नहीं है, ठीक है। अब किसने कहा है तो फिर वो जो भी दरखास्त गुजार है फिर वो बताए ना। हाँ। मैं क्यों मुंह से उगलूं के कौन बताता है या कौन कहता है, वो बताए दरखास्त गुजार, कहे जो नाम नहीं ले रहे, जो पिक्चर नहीं लगा रहे, वो बताए ना कि हमें किन्होंने मना किया। कोई पिक्चर पे पाबंदी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा किसी ने कोई वो नहीं किया, ठीक है। ऐसे बिला वजह की बातें हैं। अच्छा, बुशरा बीबी से मुलाकातों पे पाबंदी है, मिशाल यूसुफजई कह रही हैं। अब वो भी गलत कह रही हैं। अब देखें ना, कुछ इधर से भी तो, मैं हर तरफ से ही, वैसे दुनिया सारी की सारी एक इम्बैलेंस हो गई है, खासतौर पे हम अपने खिते की बात करें। और भाई ये क्या पाबंदी है? क्या वजीर आला केपी से मिल रहे हैं, आप उनके एनेक्सी में रिहाइश पजीर हैं, आप वहां के जिस दरबार पे दरबारी हैं ना बुनियादी तौर पे, मैडम बुशरा बीबी, और खुद भी पीर हैं, या पीरनी कहा जाता है, मैं ये लफ्ज नहीं यूज करता, और भी ज़ाहिर है वो तसव्वुफ की तरफ ज्यादा माइल हैं और उनका रुझान उधर ज्यादा है। तो वहां 5-6 तो दरबार घूम के आ गई हैं हाई सिक्योरिटी में। दरबार के जो वहां के मुजावर होते हैं और दरबार के जो वो दीगर जो संभालते हैं उनको, ठीक है ना, हम कोई ऐसा लफ्ज नहीं यूज करते, तो वो उनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि वो आए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ दरबारों की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट भी हो गया। तो क्या पाबंदी है? और अहम शख्सियात से भी मिल चुकी हैं पार्टी की, इतने लोगों से मिलेंगी तो फिर कहें कि पाबंदी है। किसने पाबंदी लगाई? बिल्कुल भाई उससे ये भी तो पूछे ना कि कौन सी, एक तो पाबंदी है नहीं भाई, जिनसे मिलना है वो मैडम बुशरा बीबी हैं, वो इमरान खान की अहलिया हैं, और वो क्या आप मुझे बताएं कि वो जो कोई टिकटॉकर वहां पे कोई बैठा होगा मर्दान में, उससे तो नहीं मिलेंगे ना। तो मिशाल यूसुफजई मौजूद हैं, वो भी टिकटॉक से आई थे और वो उनकी इस वक्त पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, जैसे अब एक केस है 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान और बुशरा बीबी पे, उसका अभी तक फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? वो ताखीर का शिकार क्यों है? अच्छा, वो ताखीर का शिकार उसमें खेला है इमरान खान की टीम ने, सही खेला है। अच्छा, अब ये देखें कि उसकी अगर कोई 55-56 मुख्तलिफ हेयरिंग्स की जो बात हो रही है, तो उसमें 34 आप देखें समातें इमरान खान की तरफ से और उनकी जो टीम है वकला की तरफ से, वो उन्होंने मुअख्खर और मुलतवी करवाई हैं। अच्छा, यानी होने नहीं दी गई। और जुलाई से 30 जुलाई से, अब देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आ गया, 5वां महीना। वो आखिरी जो केस, आखिरी जो जिस गवाह है, जिस पे जिरा होनी है, वो नहीं मुकम्मल होने दे रहे। 30 जुलाई से जब भी बात आती है ये कोई ना कोई नई चीज करते हैं। अच्छा। और अभी भी यही काम किया है उन्होंने कि जनाब अब कहते हैं कि ये ना करें, अभी वेट करें, कोई फैसला भी ना दें, कोई ये जिरा भी ना मुकम्मल होने दें,
और उसमें दलाइल दे दिए कि एक तो जी हमारा जमानत का केस जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसका फैसले का इंतजार करें, और दूसरा ये है कि इसको अभी डिले कर दें जी। तो वो जनाब 13 नवंबर अब उसकी डेट पड़ी है। इसी तरह से करके ये इसमें इमरान खान सही प्ले कर रहे हैं। देखें ये वो केस है जिसमें आपने मैडम बुशरा का नाम चुके लिया, पहले मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि असल में तो इस केस की मुजरिम जो हैं या मुलजिम वो मैम बुशरा बीबी हैं। अच्छा, वो इमरान खान नहीं है। ये उन्होंने ये अलकादिर ट्रस्ट भी उन्होंने बनवाया, क्योंकि वो उनका ये आइडिया है, और इमरान खान खुद भी ये बात करते हैं, और इमरान खान से ऐसी कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती। तो जब उनकी जमानत होगी तो इमरान खान की अभी तक जमानत क्यों? हाँ, ये बात है। वो ये होती है एक डिप्लोमेसी, और ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है कि खतरनाक इमरान खान है, वो खतरनाक नहीं है, जबकि उनकी मैडम फरा गोगी मशहूर मारूफ उनके नाम, और जुल्फी बुखारी जो बाहर अब पैसे लगा के लॉबिंग कर रहे हैं जनाब, और भी बड़ा उन्होंने ट्रंप के जो दामाद हैं उनके पास भी एक बंदा उन्होंने भेजा है, वो मौजू अलग है, और लॉबिंग कर रहे हैं, जिनके लिए इमरान खान की एक सिस्टर हैं नौरीन, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जुल्फी बुखारी है ना, ये जुल्फी बुखारी इमरान खान को बेचने के लिए इसने जो है ना वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के चांसलर बनने के कागज जमा करवा दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ मीडिया भी नहीं कह रहा जिसपे तनकीद होती है, भाई ये नौरीन बीबी ने कहा है, ये ना हो कि फिर कहीं नीचे लोग कमेंट पे गालियां शुरू कर दें कि ये क्या क्या साहब ने कहा। हाँ जी, नहीं हमने नहीं कहा, ये इमरान खान की बहन है नौरीन साहिबा ने ये कहा है, ठीक है ना। चले साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हमने आगे भी बात करनी है, और IMF हमारा अगला मौजू है। IMF ने कह दिया है जी डू मोर का मुतालबा किया गया है। मुतालबात नहीं पूरे हो रहे अभी तक साहब IMF के। अच्छा, IMF का ये मुतालबा नहीं है कि डू मोर। IMF ने हमेशा कोई बुनियादी जो इंतजामी फैसले होते हैं ना, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो कि आप इस्लाहात करें, बुनियादी ढांचे में इस्लाहात करके एक ट्रैक पे चढ़ें, सही, वो ये मुतालबा करता है। अभी भी उसने यही कहा था कि भाई हमने ये टारगेट रखा है कि आपका इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। सही। अब आपका जब जुलाई से लेके ये सितंबर अक्टूबर का जो देखा है उन्होंने, उस रेशो के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो ये कमाल कर दिया, अखराजात आप कम नहीं कर रहे अपने, सारे के सारे जजेस की तनख्वाहों में आप इजाफा कर रहे हैं जनाब, आप सारे सूबे जो हैं वो नई से नई ब्रांड्स की और नए से नए मॉडल की गाड़ियां भी खरीद रहे हैं खुद हुकूमतें, और जनाब जो रेवेन्यू आपने वफाक के लिए सरप्लस बचाना है, बजट जो बचाना है, जो अभी जो मुआशी आदादोशुमार आए हैं 2 महीनों के, उसमें केपी हुकूमत ने उस हवाले से कोई 130 अरब का सरप्लस बजट दिया है, बाकियों ने भी इसी तरह 100 से नीचे के, सिंध ने भी और बलोचिस्तान ने भी दिया है, और पंजाब में 100 से जायद का जो है ना वो खसारा है इसमें। मंसूबे इस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए, चूंकि यहाँ ज्यादा काम हो रहा है, ये बजट भी ज्यादा है, सूबा भी बड़ा है, तो वो भारत करना चाहिए असूली तौर पे। जो आपने किसी से कर्ज लिया उस मुआहदे के मुताबिक आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा भी हो और आप साथ इतना सरप्लस बजट रखेंगे, तो फिर तो उनकी कोई फिर डिमांड नहीं होगी। अब उनकी ये डिमांड है कि आप 190 अरब रुपए के टैक्सेस लगाएं। अच्छा, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा आपने कोई बात नहीं मानी, हमें बचत कर तो रहे हैं, 18 IPPs के साथ नए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उसके अलावा 5 IPPs तो बंद कर दिए गए हैं। हाँ ठीक है कि वो एक अच्छा फैसला है कि जनाब 18 IPPs को सिर्फ पैदावार के अखराजात दें। हाँ। उनकी जो पैदावारी सलाहियत के जो चार्जेस है ना, मेंटेनेंस चार्जेस उनके जो, वो ना दें, तो कैपेसिटी चार्जेस जिसको बोला जाता है, तो वो 18 के साथ ये अब कर तो रहे हैं मजबूरी के तौर पे, लेकिन साथ ये कि ये भी कर रहे हैं ये कि उनको जो वो कहते हैं कि अखराजात कम करें और सरप्लस बजट रखें ताकि बोझ ना आए, तो वो भी नहीं कर रहे। तो उनको इस बात से गर्ज नहीं है, वो फिर कहते हैं कि अवाम की जेब पे डाका डालें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।